वेलकम टू माय चैनल। अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज का जो टॉपिक है वो अपना सबसे पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी अपना लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की जब हम बात करेंगे तो इसमें ये कहा हुआ है कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड, investing activity are the acquisition and disposal of the long-term assets and other investments not included in cash equivalents। मतलब जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की हम बात करेंगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लॉन्ग टर्म असेट्स की बात होगी, इन्वेस्टमेंट की बात होगी, लेकिन कैश इक्विवेलेंट्स यानी कि कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उनकी बात नहीं होगी। ठीक है, तो जो लॉन्ग टर्म असेट्स जिनको हम फिक्स्ड असेट्स या फिर नॉन करंट असेट्स भी बोलते हैं, और इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे केवल जब कंपनी अपना पैसा इन्वेस्ट करती है फिक्स्ड असेट्स में या इन्वेस्टमेंट में, तो किस तरीके से कैश इनफ्लो होता है और किस तरीके से कैश आउटफ्लो होता है, हम वो बात करने जा रहे हैं। तो कैश इनफ्लो के ऑप्शंस आपके सामने हैं। सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, अगर फिक्स्ड असेट्स को सेल किया गया है तो क्या होगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो सकता है, डिविडेंड रिसीव्ड हो सकता है और रेंट रिसीव्ड हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स है, तो कोई असेट्स हमने सेल किया है तो उससे मनी हमें रिसीव होगा, कैश इनफ्लो है। इन्वेस्टमेंट को सेल करने से हमें क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा। इंटरेस्ट रिसीव हमें होता है इन्वेस्टमेंट पर। अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है किसी भी ऐसी सिक्योरिटी में जो हमें इंटरेस्ट पे करते हैं, जस्ट लाइक एफडी भी हो सकता है, ठीक है, या कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकता है जिसमें हमने मनी इन्वेस्ट किया है, वहां से अगर हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है तो वो हमारा कैश इनफ्लो होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर्पज से रिलेटेड है। डिविडेंड हमें रिसीव होगा अगर हमने मनी इन्वेस्ट किया है शेयर कैपिटल में। तो अगर हम किसी कंपनी के शेयर परचेज करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें वहां से डिविडेंड रिसीव होगा। और अगर हमने कोई फिक्स्ड असेट्स रेंट पे दिया है तो रेंट रिसीव होगा। तो जो भी फिक्स्ड असेट्स से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हमें अगर कोई भी मनी रिसीव होता है तो वो कैश इनफ्लो आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, जिसको हम प्लस में शो करेंगे। कैश इनफ्लो को हमेशा शो किया जाएगा प्लस में, और कैश आउटफ्लो जिसमें हमारा मनी जाएगा, पेमेंट होंगे, उसको हम शो करेंगे हमेशा माइनस में, जिसमें परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स हो सकता है या परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसको हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है कि एक कंपनी है, उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, हमें जो मशीन दी हुई है तो मशीन का बैलेंस 50,000 दिया हुआ है 1 अप्रैल 2019 को। ये ओपनिंग बैलेंस है, लास्ट ईयर का बैलेंस जो करंट ईयर में आगे आया है ना, ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है। और ये जो मशीनरी का जो बैलेंस है 31 मार्च का है 2020 का, जो कि 60,000 है। तो ऐसे देखने से हमें बिल्कुल क्लियर है कि हमें वैसे 10,000 का गेन हो रहा है मशीनरी में, यानी जो मशीनरी है वो इंक्रीज हो रही है 10,000, तो कहीं ना कहीं हमने परचेज किया होगा। लेकिन इसके साथ कोई इन्फॉर्मेशन भी है। During the year, a machine costing rupees 25,000 with accumulated depreciation of 15,000 was sold for rupees 13,000। यानी हमने एक मशीन जो है जिसकी कॉस्टिंग, ओरिजिनल कॉस्टिंग जो थी वो 25,000 थी। ध्यान से समझना है यहाँ पे, मशीन की ओरिजिनल कॉस्टिंग जो थी वो 25,000 थी। यानी हम जब मार्केट गए थे तो मार्केट से हमने मशीन में लिया था 25,000 में मशीन को लिया था। उसमें डेप्रिसिएशन आज तक लग चुका है 15,000 का। ठीक है, तो आज तक मशीन पे जो डेप्रिसिएशन लग चुका है वो 15,000 का लग चुका है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी WDV है, रिटर्न डाउन वैल्यू है, आफ्टर डेप्रिसिएशन जो वैल्यू है वो 10,000 रह गई। ठीक है, जब हमने परचेज किया था, चाहे वो 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, जब भी हमने परचेज किया था वो 25,000 की थी। आज तक हम उस पर 15,000 का डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। ये एक्यूमुलेटेड होता है, यानी कि मल्टीपल ईयर्स का होता है, एक सिंगल ईयर का नहीं होता। ठीक है, तो आज तक हम इस पे 15,000 का डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। तो आज इसकी वैल्यू 10,000 रह गई होगी, जिसको हमने 13,000 में क्या किया है, सेल किया है। तो ऑब्वियस बात है 3,000 का हमें प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन यहां पर हमें प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ यहां पर बात करनी है कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो की बात करनी है, क्योंकि जो प्रॉफिट और लॉस की बात होगी वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी करता है। ठीक है, तो यहां पर हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो। तो जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें कितना पैसा आया है हमारे पास और कितना मनी हमारे पास से गया है। तो सबसे पहली बात, जो सेल ऑफ
मशीनरी है, इससे तो ऑब्वियस बात है हमारे पास 13,000 प्लस हुआ है क्योंकि हमारे पास मनी आएगा 13,000, ठीक है। लेकिन हमें जो बैलेंस बता रहा है वो बैलेंस ये बता रहा है कि हमारी जो मशीन है वो लास्ट ईयर से करंट ईयर में इंक्रीज हुई है। तो अगर कोई भी असेट्स इंक्रीज होती है तो परचेज की वजह से ही इंक्रीज होती है। तो मशीनरी परचेज भी हुई है, पर कितनी, इसके लिए हमें कैलकुलेशन करना है। मान लेते हैं कि हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी था वो 50,000 था, ठीक है। इसमें से आप लेस कर दो कि कितनी मशीन आपने सोल्ड कर दी है, मशीनरी सोल्ड। तो जो कॉस्ट है ओरिजिनल यानी कि 25,000 की जो कॉस्ट है वो आप इसमें सेल क्या कर चुके हो, सेल कर चुके हो। तो आपके पास जो बैलेंस बचना चाहिए वो 25,000 बचना चाहिए, ठीक है। लेकिन 25,000 बैलेंस नहीं है, आपके पास 60,000 का बैलेंस है, यानी जो क्लोजिंग बैलेंस है आपका वो आपका है 60,000। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास होना तो चाहिए था 25,000, क्योंकि 50 में से 25 की मशीन तो हम सेल कर चुके हैं। तो रिमेनिंग हमारे पास 25 का ही बैलेंस होना चाहिए था, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस हमारा 60,000 है। तो हमें यह बताता है कि हमने जो परचेज किया होगा वो हमने परचेज किया होगा यहाँ पे 35,000 का नया मशीन हमने परचेज किया होगा। तो परचेज ऑफ मशीन हमारे पास आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 35,000। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि नेट कैश आउटफ्लो या यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दैट इज 22,000 माइनस में। तो हमारा जो आंसर होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का वो 22,000 होगा। हालांकि इसमें कोई फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। जो भी परचेज और सेल्स होंगे आप उसको कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेन आंसर जो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आएगा वो 22,000 हमारे पास आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका एक क्वेश्चन और है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास और है कि हमारे पास कुछ पर्टिकुलर दिए हुए हैं और हमें कैश फ्लो निकालना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। हमें कुछ परचेजेस और सेल्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये बैलेंस नहीं है, ये ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना परचेज किया है और कितना सेल किया है वो क्वेश्चन में गिवन है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, तो लैंड एंड बिल्डिंग हमने परचेज किया है ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख रुपीज का, जबकि हमने सेल कुछ नहीं किया। ऐसे अगर हम मशीन की बात करेंगे तो मशीन हमने परचेज किया है 340 का और सेल किया है 450 का। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट हमारा 410 का परचेज है ड्यूरिंग द ईयर और 150 हमारा सेल्स है, 1,50,000 का सेल्स है ड्यूरिंग द ईयर। पेटेंट की बात करें तो हमने परचेज नहीं किए हैं, केवल सेल किए हैं 60,000, ठीक है। इसके बाद 3 इंफॉर्मेशन और है हमारे पास। हमें डिविडेंड रिसीव हुआ है ऑन शेयर्स, तो ऑब्वियस बात है हमने शेयर्स हेल्ड किए हुए हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो उससे हमें डिविडेंड मिला है 10,000 रुपीज। इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है डिबेंचर से, क्योंकि हमने किसी कंपनी के शेयर की जगह डिबेंचर भी परचेज कर रखे हैं, तो उससे हमें 8,000 का इंटरेस्ट भी मिल गया। लेकिन हमने डिविडेंड पे किया है इक्विटी शेयर पे 50,000। तो ये जो पे किया है डिविडेंड, तो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता जिसपे हमें कोई डिविडेंड या इंटरेस्ट पे करना पड़े। हमें डिविडेंड या इंटरेस्ट पे तब करना पड़ेगा जब कोई हमारे ऊपर लायबिलिटी होगी, यानी कि हमने अगर शेयर इशू किए हैं या हमने कोई डिबेंचर इशू किया है तो हमें डिविडेंड पे करना पड़ेगा या इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट पर कभी भी हमें पे नहीं करना होता, हमें रिसीव होता है। तो ये वाली जो लाइन है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। तो जो डिविडेंड पेड होगा वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब अपन निकालेंगे तो स्टार्टिंग से ले सकते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग की अगर अपन बात करेंगे तो केवल परचेज है, तो परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो हमारा परचेज होगा तो माइनस में आ जाएगा 5 लाख रुपीज, ठीक है। उसके बाद मशीन भी परचेज है, परचेज ऑफ मशीन 340, तो ये माइनस में आ जाएगी। लेकिन मशीन हमारी सेल भी है तो सेल भी आ जाएगा इसी में, सेल ऑफ मशीन 4,50,000, ठीक है, ये प्लस में आंसर आ जाएगा आपका। इसके बाद इन्वेस्टमेंट परचेज सेल्स दोनों है, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके आ जाएंगे 4,10,000, ये माइनस में आ जाएगा, परचेज में हमारा आउटफ्लो है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से 150 क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा,
इसी तरीके से पेटेंट की बात करें तो केवल सेल है, तो सेल ऑफ पेटेंट ये अपना 60,000 प्लस में आ जाएगा। इसके बाद जो नीचे की इंफॉर्मेशन है इसमें डिविडेंड रिसीव्ड, जो रिसीव्ड वाले केसेस हैं केवल वो लिए जाएंगे। इन्वेस्टमेंट में केवल हमें रिसीव हो सकता है डिविडेंड या इंटरेस्ट, पे नहीं हो सकता, और इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो ये हमें मिल चुका है 8,000। ठीक है, अब हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमारे पास जो नेट अमाउंट आएगा इन सबका जो नेट अमाउंट आएगा यानी कि ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो क्या होगा। तो हम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्लस की वैल्यू ऐड कर लेते हैं। तो प्लस की वैल्यू अपने पास है 4,50,000 और 150 यानी कि 6 लाख हो जाएगा। 6,60,000, 6,70,000, 6,78,000। तो 678 तो अपना हो जाएगा प्लस की वैल्यू। ठीक है, 6,78,000 अपना प्लस की वैल्यू हो जाएगा। माइनस की वैल्यू अगर हम काउंट करें तो माइनस वैल्यू में एक तो 410 है, एक 340 है यानी कि 7,50,000, 750 और 5 लाख तो यानी कि 1,250। तो ओवरऑल अगर हम चेक करेंगे तो 5,72,000 हमारा नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव आंसर आएगा तो हम इसको कह सकते हैं कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यूज्ड वर्ड हम लगाएंगे अगर नेगेटिव आंसर आता है तो इसका मतलब यह है कि कंपनी ने अपने फंड्स में से 5,72,000 का जो है वो पेमेंट किया है इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए ओवरऑल। ठीक है, यानी कि जो 12,50,000 जो था वो तो परचेजिंग पर्पस के लिए किया है, और जो 6,78,000 था वो हमने रिसीव किया है इन्वेस्टिंग पर्पस से। तो ओवरऑल 5,72,000 का पेमेंट हुआ है इन्वेस्टिंग पर्पस से। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद अपन लास्ट एक्टिविटी की बात करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज विच रिजल्ट इन चेंज इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल। यानी जब आपकी ओनर्स कैपिटल में कोई चेंज होगा, ठीक है, लाइबिलिटी साइड, जब आपकी इक्विटी एंड लाइबिलिटी का जो कॉलम होता है उसमें जब ऑनर्स कैपिटल या शेयर होल्डर फंड की अगर हम बात करें या नॉन करंट लाइबिलिटी की हम बात करें तो उसमें अगर कोई चेंज होगा तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। यानी कि इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल तो आएगा ही आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी लेके चलना है, बोरोइंग्स को भी लेके चलना है जिसमें डिवेंचर होगा, लोन होगा, वो सब हमें इसमें यहाँ पे लेके चलना है। तो इसमें किस तरीके से हमारा कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो होगा वो हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कैश इनफ्लो है इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। अगर हमारी कंपनी ने शेयर इशू किए हैं तो पब्लिक से क्या किया होगा, मनी लिया होगा हमने एज शेयर कैपिटल, तो वो कैश इनफ्लो है। इश्यू ऑफ डिवेंचर, अगर हमने शेयर की जगह डिवेंचर इशू किए हैं तो भी हमारे पास मनी रिसीव होगा, कैश इनफ्लो। अगर इसके ऊपर हमने कोई सिक्योरिटी प्रीमियम लिया है तो वो भी कैश इनफ्लो है। अगर कोई लॉन्ग टर्म बोरो हमने किया है, ठीक है, कहीं से लोन हमने लिया है तो वो भी होगा। या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो जाए, ठीक है, वैसे देखा जाए तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो करंट लायबिलिटीज में आना चाहिए, लेकिन यहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम इसको रखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्योंकि ये लोन पर्पस माना जाएगा। ठीक है, तो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो गया दैट मीन्स हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया है, रिसीव किया है, तो कैश इनफ्लो हो रहा है, यानी हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। इन सब एलिमेंट्स में हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो पैसा आएगा, कैश इनफ्लो होगा, ऑब्वियस बात है हम इसको प्लस में शो करेंगे। कैश आउटफ्लो को हम माइनस में शो कर देंगे जब भी हम हमारी लायबिलिटी को पे कर देंगे। ठीक है, तो मनी आउट होगा, कैश आउटफ्लो होगा जब भी हम हमारी लायबिलिटी को पे कर देंगे, चाहे वो लोन का पेमेंट हो, चाहे वो रिडम्पशन हो। डिवेंचर रिडम्पशन का मतलब भी पेमेंट ही हो गया कि हमने डिवेंचर का पेमेंट कर दिया या प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट कर दिया। इक्विटी का रिडम्पशन नहीं होता, इक्विटी शेयर्स के बायबैक होता है, कंपनी वापस अपने शेयर परचेज कर लेती है तो पेमेंट होगा ही होगा। ठीक है, यहां पर डिविडेंड पे होगा, हमने शेयर दिए हैं पब्लिक को, पब्लिक से हमने मनी लिया है तो बदले में हमें उन्हें कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे करना पड़ेगा, दैट इज डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट। ठीक है, हम रिडम्पशन पे क्या कर सकते हैं, प्रीमियम पे कर सकते हैं, प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर। या फिर अगर हमारा बैंक ओडी कम हो जाए तो यानी कि हमने बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर दिया
तो ये वो पर्पस है जिनकी वजह से कैश आउटफ्लो होगा। ठीक है, तो अगर हम लायबिलिटी साइड आ चुके हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड आ चुके हैं बैलेंस शीट में, तो हमें किस किस को देखना है? हमें देखना है शेयर कैपिटल को, डिबेंचर्स को और बोरोज को, यानी बोरिंग्स को, यानी कि लोन वगैरह को। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स के साथ हमें कुछ क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। 2019 क्लोजिंग बैलेंस है और 2018 हमारे ओपनिंग बैलेंसेज है। ठीक है, क्लोजिंग पहले है, फिर ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले हमें बैलेंस दिया हुआ है इक्विटी का। इक्विटी का ओपनिंग बैलेंस आप देखोगे 7 लाख है, जबकि क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 12 लाख है। तो इक्विटी शेयर हमारी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो ये कैश इनफ्लो है, और अगर आपकी लायबिलिटी कम हो गई दैट मीन्स ये कैश आउटफ्लो है। ठीक है, तो यानी हमने पब्लिक से किया होगा 5 लाख रुपीज का हमने शेयर, इक्विटी शेयर इशू किया होगा। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर देखो ओपनिंग में हमारे पास 1 लाख के हैं लेकिन क्लोजिंग में नहीं है, तो लायबिलिटी हमारी कम हो गई। पहले 1 लाख था, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब हमने इनको रिडम्पशन कर दिया होगा, पेमेंट कर दिया होगा, ये कैश आउटफ्लो है। ऐसे ही अगर डिबेंचर की बात करें तो डिबेंचर ओपनिंग में नहीं थे लेकिन क्लोजिंग में 2 लाख रुपीज है, तो हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो इशू होगा, मनी रिसीव होगा। ऐसे ही जो 7% डिबेंचर है वो हमारे ओपनिंग में 1 लाख था पर क्लोजिंग में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब हमने इनको रिडीम किया होगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन में हमने सारे एलिमेंट्स को एक तरीके से इंक्लूड किया हुआ है। इसके अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। हम इक्विटी शेयर जो इशू हुए हैं वो प्रीमियम पर हुए हैं 2%। ठीक है, तो यहीं से पता चल जाएगा कि इक्विटी शेयर इशूड है। ठीक है, 8% जो प्रेफरेंस शेयर हैं वो रिडीम हुए हैं, यहाँ पे पता चल गया रिडीम्ड है, वो भी 2% पे हुआ है, यानी हमने 2% पेमेंट ज्यादा किया है। 9% जो डिबेंचर हैं वो इशू हुए हैं डिस्काउंट पर, 1% डिस्काउंट पर, और जो 7% डिबेंचर हैं जो रिडीम हुए थे वो 5% प्रीमियम पर रिडीम हुए हैं। इसी तरीके से अंडरराइटिंग कमीशन, एक कमीशन हम पे करते हैं इक्विटी शेयर के इशू करने पर, जो हम अंडरराइटर्स को पे करते हैं वो हमने पे किया है 2.5% ऑन इशू प्राइस। जब बोले इशू प्राइस बोले तो इसमें प्रीमियम हो वो आपको इंक्लूड करके चलना है। ठीक है, अगर लिस्ट प्राइस या फेस वैल्यू बोले तो फिर हम उसको प्रीमियम इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन इशू प्राइस बोलेगा तो हम उसका प्रीमियम ऐड करेंगे। फिर दोनों को जोड़ के, वैल्यू को और प्रीमियम को जोड़ के फिर उसका 2.5% निकाला जाएगा। इसी तरीके से इंटरेस्ट पेड हम पे करेंगे डिबेंचर्स पे 7,000 रुपीज, और डिविडेंड पे करेंगे हम प्रेफरेंस शेयर पे 8,000 रुपीज। ठीक है, तो इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में किस तरीके से इंक्लूड करेंगे, तो एक एक एलिमेंट लेके चलते हैं। सबसे पहले इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर हमने इशू किया है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहां पर कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आप लेंगे ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस, यानी ओपनिंग आपके पास 7 लाख था और क्लोजिंग आपके पास 12 लाख था, तो 7 लाख से 12 लाख हो गया, तो 5 लाख रुपीज का शेयर इशू हुआ है, तो 5 लाख तो आपका शेयर इशू हो गया। इस पर प्रीमियम है तो प्लस हो जाएगा, 2% प्रीमियम है, तो 5 लाख का 2% आप निकाल लीजिए, 10,000 रुपीज आ जाएगा, और माइनस कर दीजिए जो भी आपने अंडरराइटिंग कमीशन पे किया है इसके ऊपर। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं 5 लाख 10,000 आपके पास हो चुका है, उसका आप 2.5% आप निकाल लीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा 12,750। ये हमने पे किया है तो ये माइनस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास रिसीव कितना हुआ, तो 510 तो हमें रिसीव हुआ और 12,750 हमें पे करना पड़ा, तो 4,97,250। तो 4,97,250 हमारे पास रिसीव होगा क्या, इक्विटी शेयर से, प्लस वैल्यू आ जाएगी। इक्विटी के बाद प्रेफरेंस ले लेते हैं, प्रेफरेंस रिडम्पशन हुआ था, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो पहले ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस ले लो आप, तो ओपनिंग में हमारे पास आप देख सकते हो 1 लाख रुपए थे, क्लोजिंग में नहीं है, तो पूरे 1 लाख रुपए का हम रिडम्पशन कर चुके हैं। ठीक है, अब नीचे इंफॉर्मेशन पे आते हैं। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया है 2% प्रीमियम पे, तो 2% प्रीमियम 1 लाख का 2,000 हो जाएगा, तो ये हमने एक्स्ट्रा पे किया होगा, और प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड और कोई एलिमेंट नहीं है, तो 1,02,000 का हमारा फाइनल पेमेंट हो गया। ब्रैकेट में आएगा, नेगेटिव वैल्यू है।
पेमेंट है। प्रेफरेंस शेयर के बाद आते हैं डिबेंचर्स पे। तो डिबेंचर जो है वो हमारा ओपनिंग में नहीं था पर क्लोजिंग में है, तो इंक्रीज हुआ है, तो ये हमारा इशू है। तो ये आ जाएगा अपना इशू ऑफ 9% डिबेंचर्स। तो ओपनिंग में तो था नहीं, क्लोजिंग में 2 लाख रुपीज। क्या इसको भी हमने प्रीमियम या डिस्काउंट है? तो 9% डिबेंचर को हमने डिस्काउंट पे लिया है, 1% डिस्काउंट। अब आपको पता है प्रीमियम ऐड होता है, डिस्काउंट माइनस होता है, 1% का मतलब 2000 हो गया। ठीक है, तो यहां पर हमें रिसीव हुआ होगा 1,98,000, 1,98,000। इसके बाद 7% डिबेंचर है। 7% डिबेंचर ओपनिंग में 1 लाख है, क्लोजिंग में नहीं है, तो ये रिडम्पशन है। तो रिडम्पशन ऑफ 7% डिबेंचर्स, ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस 1 लाख। ठीक है, इस पे कोई प्रीमियम, तो 7% डिबेंचर्स पे आप देख सकते हो 5% प्रीमियम है, तो 1 लाख का 5% प्रीमियम प्लस होगा 5000, तो 1,05,000 हमें पे करना पड़ा होगा, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। रिडम्पशन में पेमेंट हुआ है, कैश आउटफ्लो है। ठीक है, तो ऊपर टेबल के चारों एलिमेंट हमारे हो चुके हैं, जो भी इशू था और जो भी रिडम्पशन था। अब नीचे की इंफॉर्मेशन की अगर हम चेक करें तो इक्विटी शेयर पर प्रीमियम हम लगा चुके हैं, प्रेफरेंस शेयर पर प्रीमियम लगा चुके हैं, डिबेंचर पे फर्स्ट डिबेंचर पे डिस्काउंट और सेकंड डिबेंचर पे प्रीमियम भी हम चार्ज कर चुके हैं और अंडरराइटिंग कमीशन भी ऐड कर चुके हैं। इसके बाद एंड के 2 एलिमेंट बचते हैं। इंटरेस्ट पे किया है हमने 7000 और डिविडेंड पे किया है 8000। तो इंटरेस्ट पेड ये 7000 और डिविडेंड पेड यहां आ जाएगा 8000 रुपीज का। ठीक है, ये भी दोनों ब्रैकेट्स में आएंगे, कैश आउटफ्लो है। तो इस तरीके से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास जो नेट जो कैश इनफ्लो है या कैश आउटफ्लो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना है। ठीक है, तो अब इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्लस की वैल्यू देखेंगे तो 4,97,250 है प्लस 1,98,000 है। ठीक है, ये अपना टोटल हो जाएगा 6,95,250। इसमें से आप माइनस कर दो माइनस की फिगर्स, एक तो है 102 यानी 1,02,000, एक आप माइनस कर दीजिए 1,05,000 और एक आप माइनस कर दीजिए 7 और 8,000। तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 4,73,250 रुपीज। ठीक है, ये प्लस वैल्यू आपके पास आएगी क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है, तो हम इसे कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये पूरा तरीका होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करने का। बहुत सिंपल है। जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की हम बात करेंगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमेशा हम बात करेंगे असेट साइड की, फिक्स्ड असेट्स और इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, तो पूरे एग्जांपल में आप देख सकते हो लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास था, मशीनरी था, इन्वेस्टमेंट था, पेटेंट था, और इनके ऊपर जो हमें डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव हमें होगा, केवल हम उसकी बात कर रहे थे। जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करेंगे तो केवल हम लायबिलिटीज की बात करेंगे। वो भी कौन सी लायबिलिटीज? जो हमारी शेयर कैपिटल है और जो हमारे नॉन करंट लायबिलिटीज नॉन करंट लायबिलिटीज जो होंगे उनकी हम बात करेंगे। जैसे हमारे इक्विटी शेयर हुए, प्रेफरेंस शेयर हुए, डिबेंचर्स होगा या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ। ठीक है, उनकी हम बात करके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि जब तीनों एक्टिविटी को हम क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे, तीनों एक्टिविटी एक साथ लेकर आएंगे तो एक बड़ा क्वेश्चन किस तरीके से तैयार होगा और ट्रिक वाइज हम देखेंगे किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाएगा। ओके।